4 साल चहुमुखी विकास और उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट कार्ड हम आपके सम्मुख रख रहे हैं अपने इस कॉन्क्लेव के जरिए। न्यूज़ स्टेट पर लगातार सरकार के मंत्री हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं और उनसे बातचीत कर उन्होंने अपने विभाग में क्या कुछ काम किया ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ हैं राज्य मंत्री महिला कल्याण, बाल विकास और पुष्टाहार स्वाति सिंह जी। स्वाति सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ का ये जो नारा है ये तो केंद्र से, मोदी जी से आता है। और उत्तर प्रदेश में बेटियों का सशक्तिकरण एक सबसे बड़ी चुनौती थी। उनकी पढ़ाई भी एक चुनौती थी, उनकी सुरक्षा भी चुनौती थी। तो आपके पास ट्रिपल जिम्मेदारी थी, कैसे निभाई? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपकी पूरी टीम को, न्यूज़ नेशन की पूरी टीम को और जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सर्वप्रथम मैं बधाई देती हूं कि आप लोगों ने इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया है। और साथ ही साथ धन्यवाद देती हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय योगी जी की ये कार्यशैली है कि हम यहाँ बैठकर आज अपने 4 साल के कार्यकाल को बताने के लिए शायद अपने अंदर हम सक्षम महसूस कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं। और जो आपने बेटियों की बात की कि बेटियों की सुरक्षा और शिक्षा दोनों जिम्मेदारी है, बिल्कुल मैं इसको मानती हूँ। ये भी आपने सही कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान को माननीय मोदी जी चला रहे हैं, केंद्र सरकार चला रही है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कन्या सुमंगला योजना जैसे योजना की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से जब बेटी जन्म लेगी, जन्म के समय से लेकर के उसके वैक्सीनेशन होने पे, उसके एडमिशन्स लेने में, चाहे वो फर्स्ट पे ले रही है, फिर थर्ड में ले रही है, 6th में ले रही है, 9th में ले रही है, ग्रेजुएशन तक में जब तक वो एडमिशन नहीं ले लेगी तब तक हम एक निश्चित समय काल पर हम उसके अकाउंट में एक निश्चित धनराशि उसको भेज रहे हैं, ताकि किसी भी घर आंगन में जब एक बेटी का जन्म हो तो घर वाले दुखी ना हो। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी गर्व में भी पल रही बेटियों की सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं। और जब सरकार बनी थी 2017 में तो उन्होंने मुखबिर योजना की शुरुआत की थी, जो गृह विभाग के माध्यम से इस योजना को चलाया जाता है, ताकि इस प्रदेश में किसी भी बेटी की हत्या भ्रूण में ना हो। आपने शिक्षा की बात की, आपने देखा होगा किस तरह का बड़ा बदलाव माननीय मुख्यमंत्री जी ने और बेसिक शिक्षा विभाग में उन्होंने किया कि पूरे स्कूल में किस तरीके से हम, जो लोग सोचते हैं कि सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजेंगे तो शायद वो उस तरीके की शिक्षा उनको नहीं मिल पाएगी, उस पूरे सोच को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बदला। और आज देखिए कितने बच्चे स्कूलों से जुड़ गए हैं। साथ ही साथ जो कुपोषण की अगर बात करें, कुपोषण एक बड़ा मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर भी है, खासतौर से जो बच्चे हैं उनका जो कुपोषण है और उससे होने वाली शिशु मृत्यु दर और ये तमाम चीज़ें, आंकड़े जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भी हमारे लिए काफ़ी चिंता का सबब बनते हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के सामने भी चुनौती थी और आप क्योंकि इसी मंत्रालय को संभाल रही हैं, देख रेख रही हैं, तो उसको कैसे आपने टैकल किया और कितनी कामयाबी आपने हासिल की है? सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि ये उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि जो बच्चियों का जो मोर्टालिटी रेट था उसमें हम लोगों ने काफ़ी सफलता पाई है, उसको रिड्यूस हमने किया है। और भारत सरकार ने पिछले साल उत्तर प्रदेश सरकार को महिला कल्याण विभाग को इसके लिए अवार्ड भी दिया था। तो ये कहीं ना कहीं ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से अवेयरनेस फैलाने का काम किया, लोगों को जागरूक करने का काम किया, उसमें ये बहुत बड़ा अभियान का हिस्सा था। और ये होना भी चाहिए। मैं मानती हूँ कि बेटियों को, जैसे मैंने अभी मुखबिर योजना की बात आपसे की कि बेटियों की हत्या भ्रूण में नहीं होनी चाहिए, तो बहुत सारी योजनाएं हैं। आपने शक्ति केंद्र, वन स्टॉप सेंटर, ऐसी बहुत सारी हेल्पलाइंस और तमाम चीज़ें जो हैं उनकी स्थापना की, लेकिन विपक्ष कहता है कि ये स्थापना जो है ये खोखली है क्योंकि हाथरस जैसी घटनाएं भी हमारे सामने वक्त वक्त पर आती रहती हैं। अगर कोई भी व्यक्ति कह दे, आज 75 जनपद हैं उत्तर प्रदेश में, सभी 75 जनपद में वन स्टॉप सेंटर्स चलाए जाते हैं। महिला शक्ति केंद्र भी चलाया जा रहा है, लेकिन वन स्टॉप सेंटर हर जनपद के लिए है, महिला शक्ति केंद्र किसी ब्लॉक के लिए है। और विपक्ष का कोई भी व्यक्ति आकर खड़ा होकर बोल दे कि इस जनपद में वन स्टॉप सेंटर काम नहीं कर रहा है,
तो मुझे प्रियंका गांधी ने तो बोला कि मिशन शक्ति जो है सब कुछ खोखला है, ये सब आपकी तरफ से किया जा रहा है। देखिए, मिशन शक्ति अभियान जो है वो एक जागरूकता अभियान है जिसमें गृह विभाग के साथ साथ 23 ऐसे विभाग हैं जिनका कि कन्वर्जेंस के माध्यम से हम, उसमें महिला कल्याण भी एक विभाग है जो उससे जुड़ा हुआ है मिशन शक्ति से, और हम एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं। जगह जगह जा कर के हम लोगों में को ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं जो बेटियों के लिए और इस प्रदेश की आधी आबादी के लिए आवश्यक है, ज़रूरी है कि उन तक वो पहुँचे और सभी पात्र व्यक्तियों तक ये योजनाएं पहुँचे। इसलिए हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं। विपक्ष के पास जब कोई एजेंडा नहीं है, क्योंकि विपक्ष तो सिर्फ पेपर्स पे योजनाएं बनाता था, हम योजनाएं बनाते भी हैं, हम उसको धरातल पर उतारते भी हैं और हम जागरूकता अभियान भी चलाते हैं। अगर हमारी योजनाओं में कोई भी कमी होता तो शायद मिशन शक्ति जैसे अभियान की शुरुआत नहीं होती। चलिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की बात करें तो वहाँ से एक रिपोर्ट जो है वो ये कहती है, 2017 की WHO की रिपोर्ट है, कहती है कि देश में 7 लाख से ज़्यादा बच्चों की मौत कुपोषण से हुई है। अकेले उत्तर प्रदेश में 1 लाख बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। पुष्टाहार भी आप ही देख रही हैं और बच्चों का मामला है, तो इस दिशा में इस चुनौती को आपने कैसे लिया और कितना काम आप वाकई में कर पाई हैं आंकड़ों के लिहाज से? देखिए, उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ पर 24 करोड़ जनसंख्या है और ये भी मुझे मानने में ये गुरेज नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जो बच्चे हैं वो जो कुपोषित बच्चों की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जनसंख्या सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। लेकिन आपने जो आंकड़ा बताया वो 2017 का आंकड़ा बताया। मैं बिल्कुल इस बात को मैं मानती हूँ कि 2017 में ये आंकड़ा था और आज के अगर आंकड़ों पर आप जाएंगे तो वो काफ़ी रिड्यूस हुआ है। लेकिन अगर मैं इस मन से बैठकर ये कहूँगी कि सारे ही कुपोषित बच्चे पोषित हो गए हैं तो वो भी गलत होगा। आज भी उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में बहुत सारे कुपोषित बच्चे हैं और भारत सरकार के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी भी, उत्तर प्रदेश सरकार भी, आप इस बार का बजट देख लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अतिरिक्त धनराशि दी है कि किस तरीके से हम अपने प्रदेश से कुपोषण को दूर करें। तो केंद्र सरकार के साथ साथ प्रदेश सरकार भी इस ओर अग्रसर है कि हमारे प्रदेश में एक भी बच्चा ऐसा ना हो जो कि कुपोषण का शिकार हो। और मुझे लगता है कि जब जनता का विश्वास है, उन छोटे छोटे बच्चों का विश्वास है माननीय योगी जी में, तो हम ज़रूर सफलता इसमें अर्जित करेंगे। आपने मिड डे मील, प्री नेटल, पोस्ट नेटल जो तमाम काम किए हैं उसकी सराहना हो रही है गांव-गांव तक, उसमें आप यकीनन बधाई के पात्र हैं। लेकिन एक जो दिक्कत आ रही है और उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाओं से हम आंख नहीं मूंद सकते हैं, वो है बेटियों की, माताओं की सुरक्षा को लेकर, और वो लगातार वो दिक्कत आ रही है। हर कुछ वक्त पे इस तरह की कोई ना कोई घटना होती है जो प्रश्न चिन्ह लगा देती है बेटियों की सुरक्षाओं पर। उस दिशा में कहाँ कुछ कमी रह रही है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं अधिकारी और पुलिसकर्मी जो हैं वो भी इनसेंसिटिव अप्रोच रखते हैं, जिससे और ज़्यादा नुकसान हो जाता है सिचुएशन में। तो कहीं ना कहीं सैनिटाइजेशन की ज़रूरत है मानसिक तौर पर समाज में। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि समाज को मानसिक तौर पर सैनिटाइज होने की आवश्यकता है। बहुत ज़रूरी है कि समाज की सोच को बदलना चाहिए, हर परिवार की सोच को बदलना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी बेटी है तो अगर अगल बगल में रहने वाली हमारे समाज की भी अगर कोई बेटी है तो वो भी हमारी बेटी है। इस मानसिकता से हमें आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ तक आपने कहा कि कई बार ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं जो कि प्रश्न चिन्ह लगा देता, मैं इस बात को मानती हूँ कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी या हमारे सरकार का किसी भी समय पर आप देख लीजिए, किसी भी घटना में आप देख लीजिए, अगर कोई भी अधिकारी अगर अमानवीयता वहाँ पर अगर ये दिखाता है कि उसकी जो सोच है वो उसके प्रति सहानुभूति नहीं है, उसके प्रति एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अगर वो काम नहीं कर रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, पुलिस जो है उसकी भी सोच पहले से बेहतर हुई है, लेकिन फिर भी जब बात महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों की डीलिंग की आती है और जब कोई महिला थाने में, चौकी पर पहुँचती है, तो अभी भी जो एक व्यवहारिक अप्रोच है उसमें आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं और उसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है? देखिए, इस बात को मैं बताऊंगी कि अगर किसी को भी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है वो हर वर्ग को बढ़ाने की है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे आधी आबादी ही क्यों ना हो, चाहे इस प्रदेश की बेटियां ही क्यों ना हो, वो उन्हें सशक्त बनाना चाहते हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगी, हर महिला से, हर बेटी से इस बात को ज़रूर कहूँगी कि जिस प्रदेश में ऐसे मुख्यमंत्री हैं जब बेटियों के सम्मान की चिंता करते हैं,
हैं, आधी आबादी के सम्मान की चिंता करते हैं, तो आप कभी भी किसी भी कार्यालय में जा रहे हैं, अगर आप अपनी पीड़ा लेकर वहाँ पर जा रहे हैं और आपका सहयोग वहाँ के लोग नहीं कर रहे हैं, अधिकारी नहीं कर रहे हैं, थाने में अगर पुलिस वाले नहीं कर रहे हैं, तो आप निसंकोच, माननीय मुख्यमंत्री जी ने IGRS पोर्टल इसीलिए खोल रखा है, आप उस पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और नहीं तो महिला कल्याण विभाग का भी ट्विटर और फेसबुक है, जिस भी माध्यम से, कुछ नहीं तो आप एक अगर पत्र भी लिख करके आप माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुँचा देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में पहुँचा देंगे, तो कार्रवाई होगी, अवश्य होगी, मैं ये विश्वास दिलाती हूँ। तो आपको लगता है कि कार्रवाई अपनी जगह होगी, लेकिन कुछ एक हमारी जो ट्रेनिंग होती है पुलिस में, हथियार से लेकर कानूनी कार्रवाई और कागजात सब कुछ दिखाते हैं, शायद अब वक्त आ गया है अक्रॉस द नेशन उनको ये व्यवहारिक ट्रेनिंग भी दी जाए कि एक पीड़ित से, एक महिला पीड़िता से कैसे उसका कॉन्फिडेंस जीतना है। देखिए, जहाँ तक आप व्यवहार की बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई अधिकारी हो, कोई किसी भी घर का हो या कोई भी हो, व्यवहार तो आदमी अपने घर परिवार से सीखता है, उसकी शुरुआत वहीं से होती है। कोई सरकार किसी को व्यवहार नहीं सिखा सकता है। इस बात को मैं ज़रूर कहूँगी कि हर व्यक्ति को इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि सामने वाले की क्या, उसकी तकलीफ़ क्या है, उसको दूर करे। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बात को बार बार कहते हैं कि आप इस पोजीशन पर इसलिए हैं कि आप जनता के काम करने के लिए हैं और आप जनता का काम करिए। जहाँ तक आपने व्यवहार की बात की, तो मैं इस बात को कहूँगी कि आप अपनी बेटियों को इतना सशक्त बनाइए और आप स्वयं इतना सशक्त होइए कि अगर आप सही की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो चाहे पुलिस थाना हो, चाहे किसी भी कार्यालय में या कहीं पर भी हो, तो उसमें लड़ना सीखिए। जब आप इतने सशक्त हो जाएंगे, आप सच के लिए लड़ाई करेंगे, तो पूरी दुनिया आपके साथ आकर खड़ी हो जाएगी। और जो स्वाति जी को जानते हैं, राजनीति में जिस तरह से उन्होंने एंट्री ली थी, एक अच्छी खासी लड़ाई आपने खुद अपने लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ी थी, और उसी तरह से आप यहाँ आई थी। जो तमाम लोग उन्हें जानते हैं करीब से, वो समझते होंगे। स्वाति जी, एक और बात जो निकल कर आ रही है, वो है लव जिहाद को लेकर जो कानून बन रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि भाई दो शख्स अगर साथ रहना चाहते हैं, एक लड़की अगर अपनी मर्जी से किसी के साथ रहना चाहती है, तो क्या है कि एक महिला की आज़ादी पर पाबंदी नहीं है? मुझे लगता है उस एक्ट को अगर आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर स्वयं अपनी इच्छा से कोई कर रहा है तो उसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर किसी से शादी कर रहा है, तो क्या ये गलत नहीं है? क्या ये फ्रॉड नहीं है? और क्या फ्रॉड के खिलाफ कानून नहीं बनते हैं या कानून नहीं बनना चाहिए? तो मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हमारे समाज की बेटियों को बचाने का काम आपने किया है इस एक्ट के माध्यम से। अगर हम बात करें महिलाओं को लेकर, जिस तरह से समाज में सोच है उसको बदलने की ज़रूरत है, लेकिन राजनीति की सोच भी क्या बदलने की ज़रूरत है? क्योंकि चुनाव आते हैं, सबसे पहले टारगेट पर हर पार्टी की महिला नेता सबसे इजी टारगेट होती हैं हर नेता के लिए, अक्रॉस द पार्टी। मतलब जिसका मन आता है, जिसको मन आता है, किसी भी तरह की फब्ती कस देता है, अपॉलॉजी होती है, 2 दिन का सस्पेंशन होता है और बात ख़त्म हो जाती है। हाउ इट फील्स बीइंग अ वुमेन लीडर? मेरा ये मानना है कि ये जो समस्याएं हैं, जो कि महिलाओं के साथ ये जो समस्याएं आती हैं, ये सिर्फ राजनीति में नहीं है, हर क्षेत्र में है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। और इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए, मैंने नौकरी भी किया है, मैं घर में भी रही हूँ, मैंने पढ़ाई भी किया है, और मैंने देखा है कि किस तरह की समस्याएं आती हैं। ऐसा नहीं है कि राजनीति में ही वो समस्याएं आती हैं। राजनीति में जो कुछ चीज़ें मुझे जो दिखती हैं, उसको स्वयं एक महिला को ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब महिला कहीं पर महिला सीट हो जाती है, तो लोग अपनी अपनी पत्नियों को लड़ा देते हैं और काम वो स्वयं करते हैं। उस महिला को जो चुनाव लड़कर जीत कर आई है, ये उसे इस सोच को बदलना होगा कि यहाँ पर मैं प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, मुझे लोगों ने चुनाव जिताकर भेजा है, तो मैं इस काम को करूँगी। तो उस समाज के सोच के बदलने की आवश्यकता है। और जो राजनीति में आरक्षण की बात है महिलाओं के लिए, वो दूर का सपना ही रहने वाला है या कभी कुछ? दूर का सपना नहीं रहना है। हम तो तब भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं। जहाँ तक आप आरक्षण की बात करते हैं, मैंने अभी बोला कि आरक्षण तो तब इफेक्टिव होगा ना, क्या हो रहा है, जहाँ पर जिस सीट को महिला के लिए आरक्षित किया जाता है, वहाँ पर लोग अपनी पत्नियों को लड़ा देते हैं, अपनी माताओं को लड़ा देते हैं, अपनी बहनों को लड़ा देते हैं। काम कौन करता है? नहीं, आपके केस में ऐसा नहीं हुआ, एंट्री भले ही ऐसे हुई ऊपर हुआ, ऐसा नहीं। देखिए, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, और अगर इस देश में 1-2% ऐसे लोग हैं जहाँ पर 135-37 करोड़ की जनसंख्या है, तो क्या आपको लगता नहीं है कि पहले हम इस सोच को बदले, तब रिजर्वेशन बहुत अच्छी बात है। मैं एक महिला हूँ और मेरी सरकार भी इसको फेवर करती है। और अगर आप देखेंगे तो आप स्वयं इस बात को देखिए कि मैं कहीं से भी राजनीति में नहीं थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनवाया, उसके बाद मुझे टिकट दिए,
विधायक बनाए और फिर मंत्री भी बनाए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाना है, ये सम्मान तो है, सम्मान है, सोच है, लेकिन ये सोच कई बार डिरेल होती है जब पार्टी, आप नाम बदल लीजिए, महिला नेताओं के नाम बदल लीजिए, लेकिन जो फब्तियां हैं अभी, क्योंकि आगामी चुनाव आने वाले हैं, चाहे पश्चिम बंगाल के हों, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के भी हम देखेंगे, असम के, हर जगह के चुनाव हैं, तो महिलाओं को लेकर जो टिप्पणियां होती हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उसमें कुछ स्ट्रिक्टनेस विद इन द पार्टी और इलेक्शन कमीशन के स्तर पर नहीं है उस मुकाबले की? ठीक है, हर महकमे में होता है, मैं मानती हूँ, लेकिन आप अपने महकमे के लिए जवाब दीजिए मुझे। नहीं, मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि, और मेरा ये भी मानना है कि शायद इस समाज की जो आधी आबादी है, मैं पुरुषों की बात कर रही हूँ, जब कोई महिला आगे बढ़ने लगती है तो शायद वो डर जाते हैं, इसलिए फब्तियाँ कसते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहती हूँ कि अगर आपके ऊपर कोई किसी भी तरह का कमेंट कर रहा है तो उससे डरने और दबने की ज़रूरत नहीं है। होता यह है कि हमारे समाज में महिलाएं, जब उनके ऊपर कोई ऐसा आक्षेप लगा दिया जाता है तो वो अपने आप बैकफुट पर आ जाती हैं, क्योंकि उनकी अस्मिता की बात होती है, उनके मान सम्मान की बात होती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक आप सही हैं तो लड़ाई आपको अपनी जारी रखनी चाहिए, और कोई कुछ भी बोले उसका मुंह तोड़ जवाब भी देना चाहिए। जी, चलिए, तो पहले खुद से होगा, पहले खुद में जो है आत्मविश्वास भरिए। लेकिन स्वाति जी, एक सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ी थी जब प्रभु श्री राम जो हैं वो अयोध्या पहुंचे थे। उनकी एक बहुत बड़ी सी खूबसूरत मूर्त वहाँ लगी थी और एक बड़ा आउटरीच कहा था कि माता सीता के बगैर प्रभु श्री राम वहाँ पर हैं। देखिए, अयोध्या जो है भगवान राम की जन्मस्थली है, सीता माँ का ससुराल भी है। मैं बता रही हूँ, जब उन्होंने जन्म लिया तो अकेले ही जन्म लिए थे, जब ब्याह हुआ तब माता सीता पहुंची। अभी तो कहना चाहिए कि भगवान राम का इतने लड़ाई के बाद जन्म हुआ है, माँ सीता भी वहाँ पहुँच जाएंगी। चलिए, माँ सीता भी पहुँच जाएंगी तो ये दुरुस्त भी हो जाएगा, वहाँ पर माँ सीता की जगह भी मिल जाएगी। स्वाति जी, अब मेरा आखिरी सवाल है, इस सेशन को मैं क्लोज करूँ कि बतौर मंत्री आप जनता के सम्मुख, हमारे दर्शकों के सम्मुख अपना रिपोर्ट कार्ड रखेंगी और आने वाले 1 साल के लिए क्या एजेंडा रखने वाली हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, सारे काम तो पूरे नहीं हो सकते, नहीं तो अगला टेन्योर किस लिए चाहिए। तो क्या कमी रह गई और क्या आपकी उपलब्धता है, दोनों दर्शकों को बताएं। देखिए, अगर कमी बोलेंगे तो शायद मुझे लगता है ये गलत शब्द हो जाएगा। ये ज़रूर है कि जो हम कोई भी सरकार, कोई भी विभाग जब एक टारगेट लेकर के चलता है तो कोशिश हम करते हैं कि जो, इसीलिए हर साल का बजट भी पास होता है। और इस बार भी बजट में जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिला सामर्थ्य योजना जैसी योजनाओं को लेकर आए, और अभी हम लोगों ने इस बजट के कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने तो बड़ी बात आपको बता रहे हैं, न्यूज स्टेट के मंच पर मंत्री स्वाति सिंह, उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। महिला कल्याण मंत्री स्वाति सिंह का बड़ा बयान, कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत हुई जिसका फायदा प्रदेश की बेटियों को मिल रहा है। शिशु मृत्यु दर को कम किया गया है, लगातार मॉनिटरिंग सिस्टम बेहतर किया गया, साथ ही सभी 75 जिले में चल रहा है वन स्टॉप सेंटर। और ये दावा किया स्वाति सिंह ने कि विपक्ष का कोई भी जाए और बता दे कि इस जिले का वन स्टॉप सेंटर बंद है, ऐसा कुछ नहीं, लगातार इसे चलाया जा रहा है। लड़कियों की पढ़ाई की बात हो, वो कोशिश पूरी तरीके से सरकार कर रही है, सुरक्षा को लेकर भी काफी काम हो रहा है। इसके अलावा पुष्टाहार जिस तरीके से बच्चों तक पहुंचाया जा रहा है, आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को बेहतर भोजन दिया जा रहा है, कुपोषण से मुक्ति प्रदेश को मिल रही है। तो बड़ी बातें आपको बता दें, जिस तरीके से न्यूज स्टेट के मंच पर मंत्री स्वाति सिंह ने बेबाक तरीके से सवालों का जवाब दिया। महिला कल्याण मंत्री स्वाति सिंह का बड़ा बयान, कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई। इसके अलावा शिशु मृत्यु दर को कम किया गया है प्रदेश में, लगातार इस पर काम भी आगे जारी। सभी 75 जनपद में चल रहा है वन स्टॉप सेंटर। इसके अलावा पुलिसिंग सिस्टम में यह भी कहा गया कि जिस तरीके से
कोई भी पीड़िता थाने पहुंचती है तो किस तरीके से व्यवहार किया जाए उसे लेकर भी काम किया जा रहा है। और वहीं लव जिहाद को लेकर भी उन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी। तो बड़ी बातें क्या कुछ न्यूज स्टेट के मंच पर मंत्री स्वाति सिंह ने कही है वो आपको बता रहे हैं। उनके बड़े बयान, चाहे वो शिशु मृत्यु दर हो उसमें काम करने को लेकर कोशिश, तो आपको बता दे महत्वपूर्ण बातें। कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई प्रदेश में। इसके अलावा शिशु मृत्यु दर को कम किया है। और अब आपको सुनाते हैं स्वाति सिंह ने क्या कुछ कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कन्या सुमंगला योजना जैसे योजना की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से जब बेटी जन्म लेगी, जन्म के समय से लेकर के उसके वैक्सीनेशन होने पे, उसके एडमिशन्स लेने में, चाहे वो फर्स्ट पे ले रही है, फिर थर्ड में ले रही है, सिक्स्थ में ले रही है, नाइन्थ में ले रही है, ग्रेजुएशन तक में जब तक वो एडमिशन नहीं ले लेगी तब तक हम एक निश्चित समय काल पर हम उसके अकाउंट में एक धनराशि, निश्चित धनराशि उसको भेज रहे हैं, ताकि किसी भी घर आंगन में जब एक बेटी का जन्म हो तो घर वाले दुखी ना हो। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी गर्भ में भी पल रही बेटियों की सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं। और जब सरकार बनी थी 2017 में, तो उन्होंने मुखबिर योजना की शुरुआत की थी, जो गृह विभाग के माध्यम से इस योजना को चलाया जाता है, ताकि इस प्रदेश में किसी भी बेटी की हत्या भ्रूण में ना हो। आपने शिक्षा की बात की, आपने देखा होगा किस तरह का बड़ा बदलाव माननीय मुख्यमंत्री जी ने और बेसिक शिक्षा विभाग में उन्होंने किया कि पूरे स्कूल में किस तरीके से हम, जो लोग सोचते हैं कि सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजेंगे तो शायद वो उस तरीके की शिक्षा उनको नहीं मिल पाएगी, उस पूरे सोच को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बदला। समाज को मानसिक तौर पर सैनिटाइज होने की आवश्यकता है। बहुत ज़रूरी है कि समाज की सोच को बदलना चाहिए, हर परिवार की सोच को बदलना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी बेटी है तो अगर अगल बगल में रहने वाली हमारे समाज की भी अगर कोई बेटी है तो वो भी हमारी बेटी है। इस मानसिकता से हमें आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ तक आपने कहा कि कई बार ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं जो कि प्रश्न चिन्ह लगा देता, मैं इस बात को मानती हूँ कि बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सरकार का किसी भी समय पर आप देख लीजिए, किसी भी घटना में आप देख लीजिए, अगर कोई भी अधिकारी अगर अमानवीयता वहाँ पर अगर ये दिखाता है कि उसकी जो सोच है वो उसके प्रति सहानुभूति नहीं है, उसके प्रति एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अगर वो काम नहीं कर रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि ये उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि जो बच्चियों का जो मोर्टालिटी रेट था उसमें हम लोगों ने काफ़ी सफलता पाई है, उसको रिड्यूस हमने किया है। और भारत सरकार ने पिछले साल उत्तर प्रदेश सरकार को महिला कल्याण विभाग को इसके लिए अवार्ड भी दिया था। तो ये कहीं ना कहीं ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से अवेयरनेस फैलाने का काम किया, लोगों को जागरूक करने का काम किया, उसमें ये बहुत बड़ा अभियान का हिस्सा था। और ये होना भी चाहिए। मैं मानती हूँ कि बेटियों को, जैसे मैंने अभी मुखबिर योजना की बात आपसे की कि बेटियों की हत्या भ्रूण में नहीं होनी चाहिए, तो बहुत सारी योजनाएं हैं। तो आप सुन रहे थे मंत्री स्वाति सिंह को। साफ कहना है कि जिस तरीके से कन्या सुमंगला योजना, यानी कि अगर बच्ची पैदा होती है उसके बाद पढ़ाई पूरी हो तक कुछ पैसे सरकार की तरफ से दिए जाते रहेंगे। यहां तक कि सरकार ने यह कोशिश की है कि जो बच्ची गर्भ में पल रही है, मुखबिर योजना शुरू की गई ताकि बच्चियों को गर्भ में ना मारा जाए, वो पैदा हो। और जो ये सोचते हैं कि बेटी अभिशाप, अब ऐसा नहीं है। लगातार इस पर सरकार काम कर रही है, विभाग काम कर रहा है। शिशु मृत्यु दर को इसी वजह से कम किया गया। और दूसरी ओर वो अप्रोच, कोई भी पीड़ित थाने पहुंचती है, कोई भी महिला, कोई भी बच्ची, लड़की थाने पहुंचती है, तो अप्रोच अधिकारियों का पॉजिटिव होना चाहिए। इसे लेकर भी बेबाकी से बात मंत्री स्वाति सिंह ने की। तो महिला कल्याण मंत्री स्वाति सिंह का बड़ा बयान, लगातार हर एक योजना के तहत जिस तरीके से लड़कियों के लिए खासकर काम किया जा रहा है, उसमें सबसे अहम कन्या
सुमंगला योजना, यानी कि बच्चों की पढ़ाई की